वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ अगले आधे घंटे, और बहुत कुछ लाइन अप है आज। आधे घंटे में हमने काफ़ी कुछ लाइन अप किया है। 10:05 पर बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगे डायमेंशंस कंसल्टिंग के सीईओ अजय श्रीवास्तव। 10:15 केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से कुछ रॉकेट शेयर्स पर चर्चा करेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए पिछले शो से हमारे साथ राजेश पालवी और राजेश सतपुते बने हुए हैं, और नए मेहमान होंगे एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और निर्मल बांग से विकास सालुंके। ये सब लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए शो पर। एक बार जरा मार्केट की बात करते हैं, और मार्केट में इस समय एक गैप अप और गैप अप के बाद एक फ्लैट कारोबार। हालांकि निफ्टी बैंक हल्का सा नीचे आया हायर लेवल से, खासतौर से जिस तरीके से 3-4 बैंक एक्सिस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, यहाँ पर हायर लेवल से थोड़ा प्रेशर आया, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी का भी एक इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल है। दूसरी तरफ अगर तेजी वाले शेयरों की बात की जाए, भारतीय एयरटेल पर काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर है आज, वो कल की रिलायंस की एजीएम के बाद। आज तेजी वाले शेयरों में आईटी शेयर्स शामिल है, टेक महिंद्रा सबसे ऊपर वहाँ पर। उसके अलावा फार्मा शेयरों में थोड़ी सी बाइंग है, ऑटोज़ में थोड़ी सी बाइंग है, हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो। मिड कैप बास्केट में आज पॉकेट जो अच्छा कर रही है वो है केमिकल्स पॉकेट। टाटा केमिकल्स लीड कर रहा है, उसको 3% से ज़्यादा के मूव वहाँ पर। लेकिन उसके अलावा एसआरएफ, पीआई इंडस्ट्रीज़, अतुल, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, इन सब में बाइंग। उसके अलावा मन्नापुरम, डेल्टा कॉप और डीएलएफ कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट। पिरामल आज का टॉप एफ एंड लूजर 4% नीचे। बीरो जी चलिए, तो आपने अब तक की समरी को सुना, और ट्रेड सुबह से बहुत अच्छे गए आज स्क्रीन पे। कुछ और ट्रेड्स को पिक करते क्योंकि कार्यक्रम में बहुत कुछ लाइन अप है। आज राजेश सतपुते जी भी हैं, राजेश पालवे जी भी हैं। पालवे साहब, आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक जो यहाँ पे आप अट्रैक्टिव लग रहा है वो है बजाज फाइनेंस का। ये स्टॉक में देखें तो लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा मूव बनते हुए दिखा है, और स्टॉक में आज भी देखें तो एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बना हुआ है। 73-60 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिख सकती है, तो बजाज फाइनेंस फ्यूचर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 7240 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है भारत फोर्ज का। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। अब हम सीरीज के आखिरी पड़ाव पे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पे एक सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो भारत फोर्ज हमें लगता है कि टुवर्ड्स द एक्सपायरी भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 1090 से लेके 1110 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 1048 के आसपास। ओके, बजाज फाइनेंस। सुदीप, गुड मॉर्निंग। सुदीप, आपकी पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। मेरा पहला पिक होगा दीपक नाइट्रेट। हम ये देख रहे हैं कि सुबह से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है केमिकल स्टॉक्स में, सारे सारे नामों में एक अच्छा उछाल है। और दीपक नाइट्रेट में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। स्टॉक अपने 200 डीएमए के ऊपर तो सस्टेन कर ही रहा है, पर आज स्टॉक ने अपना जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी क्रॉस कर दिया है और सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे दीपक नाइट्रेट में बाई किया जा सकता है 2050 के स्टॉप लॉस के साथ 2120 के टारगेट के लिए। मेरा दूसरा स्टॉक है टाटा पावर। हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में पावर स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। टाटा पावर ने भी पिछले हफ्ते एक अच्छा मूव दिया था 230 से लेकर 250 तक। फिर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया और 244-245 के आसपास एक सपोर्ट ले रहा है, जो कि इसका प्रायर स्विंग हाई था। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये स्टॉक में वापस से एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है मुझे, और करंट प्राइसेस से हम इसे बाय कर सकते हैं 242 के स्टॉप लॉस के साथ, 255 और 260 के टारगेट के लिए। जी हाँ, अभी अब से कुछ देर पहले हमने दोनों ट्रेड्स पर डिस्कशन किया था, दीपक नाइट्राइट पे, टाटा पावर पे। तो आप खैर कह सकते हैं कि नए स्टॉप लॉस के साथ इन स्टॉक्स पे राइड कर सकते हैं, और टारगेट्स के साथ। अब सुदीप, गुड मॉर्निंग। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? वरिंद्र जी, देखो मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, लेकिन कुछ स्टॉक है जो अभी भी एक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसमें गोदरेज प्रॉपर्टी वापस 1640-30 के ऊपर अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है 1740 के टारगेट के लिए इसको अभी भी बाय कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ देखने मिलेगा। 1600 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। हमने देखा है कि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में उसी रेंज के आसपास जाके एक पुल बैक रैली देखने मिल रही, तो मुझे लगता है आज यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 1740 का टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टी में आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा मेरा रहेगा एस्टल में हमने देखा है कि कुछ दिनों से एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 2000 के रेंज के आसपास ये काउंटर ट्रेड करते करते इसी रेंज में देखने मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने मिल सकता है।
2090 के आसपास का टारगेट यहाँ पे एस्ट्रल में आते हुए देखने मिल सकता है। नीचे में तो स्टॉप लॉस देखने मिलेगा वो 1960 के आसपास का, तो 1960 के स्टॉप लॉस से एस्ट्रल को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में 2090 के आसपास के टारगेट इसमें मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकते हैं। ओके, एस्ट्रल यहाँ पर बाय करना है। राजेश जी, आपकी पिक्स रह गई, बताइए क्या पिक कर रहे हैं? अनुज जी देखिए, दो पिक्स रहेंगे, दोनों बाय साइड के ट्रेड रहेंगे। मूव मैंने थोड़ा अर्ली कैच करने की कोशिश की है। आरती इंडस्ट्रीज, लुक एट आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट। टेक्निकली यहाँ पे एक डबल बॉटम हुआ है 440 के आसपास। 10-20 DMA के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। 464 करंट प्राइस है, तो इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस भी छोटा रखे, करीबन 458 का। सामने टारगेट सेट करे 480 का, तो इट्स अ बाय इन आरती इंडस्ट्रीज। एंड सेकंड बाय कॉल रहेगा MCX। मेरे हिसाब से बेहतरीन चार्ट है, कंसोलिडेशन है 1600 के ऊपर। 1640 1650 इंट्राडे स्विंग होगा। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 1590 का। तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे मोर और लेस। अभी तक केमिकल बास्केट सबसे डिसाइसिव स्पेस निकल के आया, जिन्होंने अच्छा मूव दिया है। दीपक नाइट्राइट की कॉल जो है वो इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड करती है। इट्स ऑलमोस्ट 2086। एक दो स्टॉक्स को और स्पॉट कर लेते हैं, जिसके बाद फिर आज के बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ चलेंगे। DLF अब 2% ऊपर 493। राजेश पालवी जी, एक बार DLF को देखिएगा। एक बार डिस्कशन हो चुका है हमारा, बट अब ये वो 496 के जोन को टच करने की कोशिश करता हुआ, जहां से कोलैप्स हुआ था अगस्त फर्स्ट वीक के बाद। अभी कोई ऑप्शन पकड़ के ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर प्लेन फ्यूचर्स पे आपका व्यू? DLF पे व्यू बुलिश है और 490 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट ट्रेड है। हमें लगता है जिस तरीके का इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये 500-505 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिला है। तो 490 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले भी रिकमेंड किया था, वही ट्रेड को हम रीट्रेड करेंगे और हमें लगता है कि वहां पे 11 से 12 रुपए के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस 3.5 रुपए का होगा। चलिए, अब समय हो गया है बिग मार्केट वॉइसेस से बाजार के बिग पिक्चर समझने का। और आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में है डायमेंशंस कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव। अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट में इस समय थोड़ा यूफोरिया का रिस्क लग रहा है आपको, क्योंकि प्रमोटर्स माल छोड़ रहे हैं ब्लॉक डील्स में और स्टॉक्स उसके बाद 10-10% चल रहे हैं? देखिए, हर मार्केट के अंदर में डिमांड सप्लाई का फैक्टर खासकर इंडिया में बहुत बड़ा है। प्रॉब्लम यह है, सप्लाई ऑफ पेपर इतना नहीं है एस्टैब्लिश कंपनीज में, और डिमांड उसकी कंटिन्यूसली आ रही है। द नंबर 2 इज मोमेंटम से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं। उसके मोमेंटम के आगे फंडामेंटल्स आज की तारीख में तो नहीं वे करेंगे। तो आई थिंक प्योरली अनुज भाई, डिमांड सप्लाई ऑफ स्टॉक्स के अंदर में जो भेड़ चाल है कि हम छूट गए पीछे, आज वो स्टॉक खरीदे जा रहे हैं। और एक तरीके से इतना नेगेटिव नहीं है प्रमोटर का सेल, बिकॉज प्रमोटर का सेल कई रीजन के लिए हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन होता है, रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट कम हो। और खासकर तो न्यू एज कंपनीज के अंदर में जो बड़ा ओवरहैंग था, जो इनके लार्ज इन्वेस्टर्स थे, वो जैसे जैसे खत्म होते जा रहा है। आई थिंक वो प्राइस डिस्कवरी उतनी अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे। तो मेरे हिसाब से जो न्यू एज कंपनीज है, वहां पे जो सेल हो रही है, उसका तो काफी पॉजिटिव इंपैक्ट आप देखेंगे। बिकॉज पहली बार म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं उसके अंदर में, HNIs भी आ गए हैं, फैमिली ऑफिसेज आ गई हैं। और जो ओवरहैंग था कि भाई वो इतना डंप करेंगे स्टॉक, वो धीरे धीरे कम हो। तो मुझे को लगता है कि इंडियन प्रमोटर कंपनी को आप छोड़ दीजिए, बट जो न्यू एज कंपनी की जो सेल हो रही है, वो तो लंबे तरीके के पॉजिटिव है कि अब ये इंडियन इन्वेस्टर ग्रुप उन कंपनीज को कंट्रोल करेंगे, ना कि विदेशी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो कभी भी डंप कर सकते हैं। तो न्यू एज कंपनी बेनिफिट, इंडियन कंपनीज कॉशन। अजय जी, एक व्यू अब आपसे लूंगा। पिछली बार आपने काफ़ी फ्रैंक ओपिनियन दिया था PVR के ऊपर। एक वापस ट्रैक्शन लौटा है स्पेस में और बॉक्स ऑफिस भी काफ़ी कमाल कर रहा है पिछले 3-4 महीने में। हालांकि प्राइसेस अभी भी काफ़ी हाई हैं, लेकिन आपका व्यू क्या होगा? क्या एक रीलुक की ज़रूरत है यहाँ पर? देखिए, काफ़ी रिकवरी है स्टॉक के अंदर में। स्टॉक आई थिंक 12 साढ़े 12 तक पहुंच चुका था, 12.5 से उसके ऊपर में भी 1700 का। तो काफी रिकवरी तो ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुकी है। आई थिंक एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट मैनेजमेंट के अंदर में रियलाइजेशन आई थी कि जो उन्होंने जो सिचुएशन क्रिएट की थी, खासकर कंसेशंस के अंदर में, उस पर कंट्रोल करें, उसको ऑफर दें कस्टमर्स को, और अच्छे ऑफर दें कि जिससे कि ऑर्डिनरी आदमी जा सके वहां पे। तो आई थिंक एक डेवलपमेंट पॉजिटिव डेफिनेटली रही है कि एटीट्यूड जो चेंज हुआ है उनका, जो उनको रियलाइजेशन आई कि भैया ये कब तक नहीं चलेगा, वो हुआ है।
ऑफ कोर्स बेनिफिट है, नई अच्छी पिक्चरें, तो काफी सारा डिमांड आई है उसके अंदर में। उसके बेनिफिट ये है कि आई थिंक इंडिया को अब ज्यादा अच्छी जगह में, मोर जगह में आपको बेनिफिट में एंटरटेनमेंट का। बट वैल्यूएशन को देखते हुए इट्स अ वोलेटाइल स्टॉक रहेगा हमेशा, बिकॉज जिस क्वार्टर में आपको अच्छी पिक्चर आएंगी आपको अच्छा होगा, जिस क्वार्टर में नहीं आएंगी वो लॉस होगा। तो आज की तारीख में भी ओनली थिंग इज कि मोनोपोली हो गई है इस कंट्री के अंदर में। दैट इज द ओनली थिंग कि आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं जो मोनोपोली स्टॉक है, उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट तो आपको मिलेगा, शॉर्ट टर्म वेरिएबिलिटी काफी रहेगी इस स्टॉक के अंदर में, बिकॉज इसके अंदर में जो अप्स एंड डाउन है क्वार्टर टू क्वार्टर में भाई रहेगा। और खासकर अब जो बेनिफिट आया है, प्रोमोटर स्टेक काफी कम हो गया है दोनों प्रोमोटर्स का, बिजली ग्रुप का भी कम हो गया है प्लस आइनॉक्स का भी कम हो गया। तो धीरे धीरे ये कंपनी, इफ यू आस्क मी, ये कोफर्ज की तरीके से निकल रही है कंपनी, जिसमें कि शायद प्रोमोटर का इम्पैक्ट बहुत कम रह जाएगा और खासकर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वगैरह, मार्केट प्रैक्टिसेस काफी अच्छे हो जाएंगे। तो आई थिंक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, बट इसको आपको 20-25% रिटर्न नहीं मिलने वाला है इस स्टॉक में से, बिकॉज ये डिस्कवर्ड स्टोरी है, मैच्योर स्टोरी है, ओनरशिप ऑफ एसेट नहीं है, ये पूरी रेंटल स्टोरी पे बेस्ड स्टोरी है। अगर इनके ओनरशिप एसेट की होती तो और अलग बात थी, जैसे एवेन्यू के पास एसेट्स हैं, बट इनके पास में सिर्फ रेंटल है। और अगर और माहौल बढ़ेगा तो रेंटल बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 3 साल से रेंटल स्टैटिक रहे, तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट रहेगा। ये याद रख लीजिएगा कि ये कलेक्शन मॉल वाला भी देख रहा है और जो ओनर है वो भी देख रहा है कि ये कलेक्शन आ रही है, तो रेंटल पे इम्पैक्ट अगले साल में जरूर पड़ेगा। तो एवरेज होल्डिंग है, इसमें कोई मतलब खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न नहीं आने वाली हमारे हिसाब से, बट लॉन्ग टर्म मोनोपोली स्टेटस का स्टॉक है तो आप रख सकते हैं, बट वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। पीवीआर के हर, अगर आप देखें इम्पैक्ट किए जाने वाले, अगर आप देखें जो एलिमेंट्स हैं, उसका उल्लेख यहाँ पे अजय जी करते हुए, और कोविड के टाइम जो रेंटर्स थे वो कम किए गए थे, रेशनलाइज हुए थे, कुछ डिस्काउंट्स थे, वो एक बार फिर से शायद आगे जाके स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा अजय जी, यहाँ पे कुछ कमोडिटी बास्केट पे आपसे बात करना चाहूँगा। ये केमिकल पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? केमिकल जो कि पिछले 3-4 महीनों से ट्रबल फेज में रहा, आज आप आए भी हैं इस कार्यक्रम में तो अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है, कोई व्यू आपका केमिकल्स पे सर? बॉटम फिशिंग हो रही है मार्केट के अंदर में, क्लियरली बॉटम फिशिंग हो रही है, बिकॉज इस सेक्टर ने लास्ट ईयर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, उसके बाद में बिल्कुल गिर गया, बिकॉज डिमांड जो मार्केट में आ गई काफी गिर गई है प्राइसेस। बट आई थिंक ग्लोबल प्राइसेस देखेंगे तो काफी हद तक स्थिर हो चुके हैं ग्लोबल प्राइसेस इसके अंदर में, और इसलिए जो प्राइस इरोजन था इस कंपनी में हो चुका है। पी एक्सपेंसिव है, ये इन्वेस्टर ध्यान रखेंगे, बट जरूर ये 2 चीजें हुई है, ओनरशिप बहुत कम हो गई है, और ये स्टॉक आज की तारीख में रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक चीपर कैटेगरी के स्टॉक्स हैं जो उसके अंदर में, तो इसमें आप निवेश, केमिकल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बट उसको अनफॉर्चुनेटली हमने कन्वर्ट कर दिया कि 30-40% की स्टोरी है। ये है स्टोरी 12% रिटर्न की स्टोरी है, ना कि 25% रिटर्न की स्टोरी है। तो आज भी जो निवेशक जा रहे हैं इसके अंदर में, एक चीज समझ लें कि केमिकल चाहे स्पेशलिटी केमिकल होगा, ये लंबी स्टोरी है जिसमें 12 से 14% रिटर्न आएगी आपकी, 20-25% एक साल कभी दे देगा आपको, उसके ऊपर नहीं देगा, बिकॉज इसके अंदर में कैपेसिटीज बहुत आ रही हैं इस कंट्री के अंदर में। आप हम लोग मॉनिटर करते हैं, कम से कम बिटवीन ड्रग्स एंड स्पेशलिटी केमिकल इंडिया की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ने वाली है अगले 3 सालों में, 3 गुना। सो कंपटीशन इंटेंस है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि इस सेक्टर की रिटर्न बहुत ही स्टेडी आएंगी, और आज की तारीख में जो हो रही है प्योर बॉटम फिशिंग है, क्योंकि लोगों ने काफी नुकसान उठाया हुआ है, कुछ लोग एवरेज कर रहे हैं, बट रिटर्न आना थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट अभी भी वीक है। बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, बट रिटर्न इसमें से लेना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट अभी भी वीक चल रही है, और चाइना फिर से पूरी सप्लाई कर रहा है मार्केट के अंदर में। जो चाइना +1 की जो स्टोरी थी केमिकल की, वो ऑलमोस्ट अब एंड पे आ चुकी है, इतना कोई मेजर शिफ्ट नहीं हो रहा जो हम देख रहे हैं कंपनियों में। तो आप ले लीजिए, बिकॉज बॉटम पे है, आप समझ लें कितना और जाएगा नीचे, ऑप्टिकल इम्पैक्ट है, 52 वीक लो पे चल रहे हैं कई स्टॉक, उसके करते ले सकते हैं। बट आप फंडामेंटली अभी इंडस्ट्री के अंदर में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, प्राइस इरोजन कम हो गया है, नेगेटिव है कि एक्सपोर्ट मार्केट बहुत ही वीक चल रही है इसके अंदर में, तो इसलिए लंबी रखना है, 3 साल रखना है, आराम से लीजिए। 3 साल की स्टोरी बेहतर है, 12 महीने की स्टोरी मुश्किल है। जी हाँ, तो 3 साल का प्रोस्पेक्टिव अगर आपका है, 36 महीने 40 महीने आप ले सकते हैं, तो केमिकल आपके लिए प्राइस पे एक सटीक स्पेस है। अच्छा अजय जी, जब आपसे डिस्कशन में अगला करूंगा तो उसमें मैं एक रिलायंस ग्रुप की एक कंपनी का उल्लेख भी करूंगा, विद डिस्क्लेमर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका आना प्लस पूरा का पूरा एनबीएफसी स्पेस का बास्केट, अब आपको लग कैसा रहा है? आपके प्रिफर्ड जो स्टॉक्स हैं एनबीएफसीज में वो क्या है इस वक्त? जीरो, एनबीएफसी स्टॉक हमारा जीरो इस समय।
एब्सोल्युटली जीरो होल्डिंग है हमारी एनबीएफसी में आज की तारीख के अंदर में। और उसका रीजन बड़ा सिंपल है हमारे हिसाब से, कि देखिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट में बिहाइंड द कर्व चल रही है, और अब की बार पहली बार इलेक्शन ईयर में इंटरेस्ट रेट की जगह उसने सीआरआर का टूल यूज किया है लिक्विडिटी निकालने के लिए। अगली मीटिंग में उनको और स्टेप लेने पड़ेंगे। ये सीआरआर 8 सितंबर को जाने वाला नहीं है जिस तरीके से इन्फ्लेशन चल रही है। और दूसरी, धीरे धीरे एक जो सैलाब आने वाला है अनसिक्योर्ड लोन्स की प्रॉब्लम का, अभी कम नजर आ रहा है। आप 6 से 8 महीने बाद देखेंगे, फेस्टिव सीजन के बाद देखेंगे कैसे उसमें से डिफॉल्ट शुरू होने वाले हैं। बिकॉज इस इन्फ्लेशन के माहौल में जिस लोगों ने लोन लिया है मोस्टली फिक्स इनकम या ट्रेडर हैं, और उनकी इनकम और आय आज की तारीख में इन्फ्लेशन का खाना खरीदने में उसमें ज्यादा जाएगी। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो ईएमआई बढ़ेगी, उनके पास अनसिक्योर्ड डेट सर्विस करने के लिए नहीं होगा। आप प्रायोरिटी लेंगे तो मकान की ईएमआई देंगे और व्हीकल की ईएमआई देंगे, अनसिक्योर्ड लोन सबसे पहले आप डिफॉल्ट करेंगे उसमें। तो हमारे हिसाब से आज की तारीख में हमारी एनबीएफसी होल्डिंग जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो। हमारे सारे उसमें एडवाइजरी भी जीरो है कि आज की जो माहौल बन रहा है उसके अंदर में कंपटीशन, 300 कंपनियां आज लोन दे रही हैं आपको। आप जाइए नेट पे जाइए, देखिएगा 50 लोग तैयार हैं आपको लोन देने के लिए। किस लिए? कि आप सब्जी खरीद लीजिए, या आप कुवैत चले जाइए, या हॉलिडे पे चले जाइए। लोन का प्रॉब्लम आने वाला है, इसलिए हमने अपना होल्डिंग एनबीएफसी में इसमें जीरो कर दिया है। ओके, चलिए अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू अनुज जी, बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अब हमारे साथ केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं किन स्टॉक्स पर इस समय दाम लगा रहे हैं और इंडेक्स पर क्या व्यू है। सुशील जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत हर बार की तरह आपकी कुछ रॉकेट कॉल्स के साथ बताइए। जब तक मिलेंगे रॉकेट्स हम चलाते रहेंगे, पर ऐसा भी दौर आएगा जब ये रॉकेट्स पलट सकते हैं। तो देखिए चेन्नई पेट्रो में हमारा वापस एक रॉकेट कॉल है, 510-20 की चाल है इसमें। एक बार 4-5 दिन में बढ़ गया, थोड़ा पुल बैक में इसे लिया जाए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में मुझे बिल्कुल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसी स्टोरी और चार्ट बनते लग रही है। ये पुल बैक्स के लिए भी वेट करना शायद मुनासिब नहीं होगा इसमें। अगला पड़ाव 120 और वहां थोड़ा सा विराम और विश्राम करने के बाद 180 की चाल लगती। कोई धैर्यवान हो तो मुझे साल 1.5 साल में 300 भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं लगती। तो यहाँ 5 बैगर तक की स्कोप है। आईओएल केमिकल्स ये एक स्टॉक है जो अब 4-5% की तो जगह रखनी पड़ेगी अगर 200-300% कमाने की से। तो आईओएल केमिकल्स डेट फ्री कंपनी 4-5 साल से बढ़िया ग्रोथ दिए जा रही है, बढ़िया मैनेजमेंट है और बिल्कुल टकाटक मजबूत इसका चार्ट है। मुझे जरा भी संशय नहीं है, कोई भी विस्मय नहीं है ये सोचने में और रिकमेंड करने में कि ये 390, 95, 400 वाला 1200 रुपए में आराम से 8-10 महीने में बिक जाएगा। और कोपरान जो कि लास्ट वीक हमने कॉल दिया था तो जो ब्लास्ट आया, पर इस ब्लास्ट में भी ने 2-2, 5-5 रुपए की ट्रेडिंग के चक्कर में कोपरान में भी 5 बैगर की स्टोरी बनेगी साल 1.5 साल में। और इमीडिएट होराइजन में अगले 1.5-2 महीने में मुझे ये 320-25 का भाव इसमें लगता है। अब देखिए जो बहुत सारी बातें अब होने लग गई है कि केमिकल स्टॉक्स के अंदर में बड़ी तेजी है। तो केमिकल्स का सेक्टर एक ऐसा है कि बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे तरह के इसमें स्टॉक्स हैं। कुछ स्टॉक्स केमिकल में ऑलरेडी टॉप के करीब है, पर अभी भी हमें बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जहां डबल ट्रिपल की मूवमेंट आ सकती है। तो आरती ड्रग्स, इसे अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेंगे, सट्टा वट्टा करने की चीज नहीं है, तो इसमें भी मुझे 1200-1300 का भाव आने वाले साल भर में नजर आता है। आप स्पार्क को भी एक केमिकल्स की कैटेगरी में ले लीजिए, 225-30 के ऊपर ये चल पड़े तो डबल हो जाए। और फाइन ऑर्गेनिक्स ऑलरेडी इसमें अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है। अगला पड़ाव 6000-6100 और वहां थोड़ा विराम करने के बाद ये 8200 भी लगता है। गुजरात एल्कलीज मुझे डबल के यहाँ से ट्रिपल होता लगता है। सब डिलीवरी के सौदे उठा के बैठने पड़ेंगे, वो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए हम काम नहीं कर पाते हैं। और जितने भी अमाइन के स्टॉक्स हैं धीरज के साथ आप अगर इन्हें उठा के बैठे तो ये सब डबल ट्रिपल हो जाएंगे। केम प्लस सनमार्क, ये भी हमने अपने सब्सक्राइबर्स को लास्ट वीक रिकमेंड किया। 485-480 तक की पुल बैक कभी भी रूल नहीं की जा सकती है, बट 530-32 के ऊपर चल पड़ने के बाद इसे लिया जाए तो ये भी 2 गुना 3 गुना हो सकता है। दीपक फर्टिलाइजर हालांकि केमिकल्स में नहीं है पर हमारी इस रिकमेंडेशन लिस्ट में है। 590 के ऊपर चल पड़े तो 1100 का मूव आएगा। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स ये डबलर दिखता है मुझे,
275-80 के ऊपर चलते ही 600 की चाल। और कैमलिन में जैसे अभी बाई आ गया है, आज का आज अभी ट्रिगर हो गया। कैमलिन हमारा एक पुराना रिकमेंडेशन है सब्सक्राइबर्स को, और ये 250 पहला पड़ाव, और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे 300 तक। रेडिको खैतान एक आप अल्कोहलिक बेवरेजेस में देख सकते हो, इसमें भी आज एक रिवर्सल और ब्रेकआउट आ गया, और 1200 के स्टॉप लॉस से कोई इसको डिलीवरी उठाए तो हमें 1650 तक की चाल दिखती है। ओके, तो चेन्नई पेट्रो, ये इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, आईओएल केमिकल्स, आरती ड्रग्स, स्पार्क, फाइन ऑर्गेनिक, गुजरात एल्कलीज, रेडिको, कैम्प्लास, दीपक फर्टिलाइजर्स, लक्ष्मी ऑर्गेनिक और कैमलिन 10 स्टॉक दे दिए सुशील ने आज तो कैश मार्केट से। सुशील जी, कोई एफएनओ का स्टॉक नहीं समझ में आ रहा है क्या? ऑप्शंस नहीं, लेकिन एटलीस्ट फ्यूचर्स में हो। नहीं, एफएनओ में अब दोनों तरफा अपॉर्चुनिटीज हैं अच्छी। देखिए, पहले जरा सी इंडेक्स को बीच में इसमें ले लेते हैं। मुझे बैंक निफ्टी के अंदर अगले पूरे महीने भर 45,500 600 और नीचे 43,500, मुझे लगता है ये ट्रेडिंग रेंज में 2 बार 3 बार ये ऊपर नीचे के भाव आ सकते हैं। थोड़ा सा हायर हाई बनेगा, गांव दुनिया चढ़ेगी कि लॉन्ग कर ले, पिछला टॉप टूट गया, ये दे मारेंगे नीचे वापस, फिर नया लो बनेगा, वहां लोग शॉर्ट करेंगे। एक्सपैंडिंग कोनिकल फॉर्मेशन है, दोनों साइड सौदे कटेंगे, तो रेंज को ट्रेड करना है। और विद इन बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक जो बिल्कुल घटता ही चला गया, अब उसमें एक 4-5% की उछाल शुरू हो गई है, वही बैंक निफ्टी को ऊपर की ताकत देगी। और सस्टेन्ड ट्रेंड अगर कहीं बन सकता है बैंक्स में, तो कोटक महिंद्रा दिखता है। बाकी एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, ये सारे के सारे मतलब अब चपेट में लेने के लिए तैयार है। बैंक निफ्टी में मैं या तो बैंक निफ्टी ट्रेड करूंगा, या कोटक महिंद्रा में एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड को खेलेंगे कि 2030 अगला पड़ा, वो टूट गया तो 2300। एचडीएफसी बैंक में छोटा सा उछाल है, बाकी सारे बैंक चपेट में लेने को तैयार है बैंक निफ्टी में से। बैंक निफ्टी के बाहर अगर मैं देखना चाहूं तो करूर वैश्य बैंक में 25% की चाल अभी नजर आती है। अब लौटते हैं निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी में भी अगर मैं आपको स्क्रीन पे चार्ट दिखाऊं तो शायद ये बात ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। आई होप आपके पीसीआर ने चार्ट को जोड़ा हुआ है। 15 मिनट की चार्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की। तो ये जो डाउन ट्रेंड लाइन चली आ रही है करीब करीब 19,574 है, समझ लो 19,600 तक, और फिर ये वापस 19,100 तक। तो निफ्टी के अंदर में जगह लिमिटेड है, तो 5-10 स्टॉक जोर से बढ़ जाएंगे, 15-20 घट जाएंगे। डॉक्टर रेड्डीज हम शॉर्ट करेंगे। कोफोर्ज हमें लगता है यहां से भाव 2,500 रुपया हो जाएगा। जिसको जिसको लेना था 7,000 करोड़ की बाइंग एग्जॉस्ट हो गई, और उसके बावजूद भाव यही है। कल परसों तक अगर कोफोर्ज ने प्लेसमेंट दिन के हाई को क्रॉस नहीं किया तो हम आधी पोजीशन शॉर्ट की लेंगे, और उसके बाद 4,900 के नीचे चलेगा तो हम चढ़ जाएंगे, इस पर बस बेचते चले जाएंगे। 2,500 तक ये रुके नहीं, ऐसी कोफोर्ज की चार्ट लगती है। ये देखिए आपके सामने कोफोर्ज की चार्ट है, ये पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, और ये जो पैटर्न नीचे से बना है 3250 से, ये महज एक रैली है। जो बड़ा लॉन्ग टर्म डिक्लाइन यहां से शुरू हो गया था, उसका सिर्फ करेक्शन किया है कोफोर्ज ने, और अगला पड़ाव हमें यहां तक लगता है, पर ट्रेड को ट्रिगर करने के पॉइंट्स हैं। तो कल तक अगर ये वापस नए हाई पे नहीं जाएगा तो ये बिल्कुल पक्का शॉर्ट है, और 4,900 के नीचे इसको हम और बेचेंगे। कोटक हो गया। अब फाइनेंशियल्स में एक अच्छी खासी बढ़िया रैली है। बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, जिनपे हमारी चार्ट रीडिंग के अनुसार अगले 5 साल में न्यू हाई नहीं आएगा, बट फिलहाल एक बार अगर दोनों में 20% की रैली है, तो हम उस रैली को ऑलरेडी खेल रहे हैं, और भी सौदे को हम आगे बढ़ाएंगे। और एनबीएफसीज में चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का जो फ्यूचर्स है, ये 1020 पे हमारे सब्सक्राइबर्स को हमने लॉन्ग कराया था, और आज सवेरे हमने उनको रिकमेंडेशन किया कि ये डाउन ट्रेंड लाइन अगर 1100 के ऊपर चला जाता है, पोजीशन को डबल करेंगे, हम 1400 तक इसको खेलेंगे। तो 3-4 एनबीएफसी आपकी हो गई। हिंदुस्तान लीवर और टाटा कंज्यूमर बहुत बढ़िया सौदे हैं। देखो आप इसकी भी चार्ट खोलते हैं, ये देखिए 2900 तक की चाल हिंदुस्तान लीवर में स्टार्ट हो चुकी है। ये जो नीचे यहां से लो बना था 2490 का, और अब एक हायर बॉटम करीब करीब ये बनाने को तैयार है। जिस दिन भी ये लास्ट 4 दिन के हाइस की लाइन को तोड़ेगा, हम इस ट्रेड को डबल करेंगे और 2900 तक खेलेंगे। और टाटा कंज्यूमर में अभी भी बहुत बड़ी चाल ऊपर की है। ये देखिए इसकी चार्ट आपके सामने आ गई। ये टाटा कंज्यूमर की चार्ट कैश की खुल गई है, मैं फ्यूचर्स पे आप एडजस्ट कर लेना। ये जब ये ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा, कैश में 848 से फ्यूचर्स में 850 करीब होगा, तो मुझे इसका भाव 1100 तक जाते लगता है। तो 2 बढ़िया एफएमसीजी के स्टॉक, 4 आपकी एनबीएफसी, एक कोटक महिंद्रा बैंक हो गया,
और इन्फोसिस को हम किसी भी दिन शॉर्ट करने के इंतजार में, कोफोर्ज को शॉर्ट करेंगे, टीसीएस को शॉर्ट करेंगे, तो हो गए 11-12 ट्रेड्स F&O में भी। ओके, 11-12 हो गए। सुशील जी, यहाँ पे दो और ले लूँ आपसे। रियल चार स्टेट ले लीजिए। स्पेस में डीएलएफ और ओबरा रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इन पर आपका व्यू क्या है? बिल्कुल वही व्यू है जो पहले से भी आपको दिया था कि गोदरेज प्रॉपर्टीज को छोड़ के ये डीएलएफ और ओबरॉय रियल्टी को हम शॉर्ट करके पैसा कमाने की बार बार कोशिश करेंगे। एक राउंड शॉर्ट का यहां से बना, अब ये देखिए डीएलएफ में छोटी सी रैली आ गई। हम जिन स्टॉक्स में हमें बड़ी चाल नीचे की लगती है उसकी रैली में हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम टकटकी लगा के बैठे रहेंगे। अगर ये लाल लकीर टूटेगी तो हम शॉर्ट करेंगे, नहीं टूटेगी, ये ऊपर चली भी जाएगी तो मैंने तो कभी भी किसी ट्विटर पे या संसार में किसी को भी नहीं बोला कि भगवान विष्णु की कोई मेरे पे विशेष कृपा है और हर एक स्टॉक पे हर एक चाल को मैं पकड़ सकूंगा। ये हमारा निर्णय, हमको इनकी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करना है। लाल लकीर टूट जाएगी, डाउन ट्रेंड आएगा तो हम बेचेंगे। और ओवरऑल रियलिटी की तो चार्ट बड़ी संगीन सी और गंभीर सी परिस्थिति में है। देखिए ये आप देखो, ओवरऑल रियलिटी की चार्ट जो है ये जैसी इस लाल लकीर को तोड़ेगी, मुझे कोई भी शर्म संकोच नहीं रहेगी कि मैं 700 तक की मंदी के लिए इसको शॉर्ट करूं। तो 1100 का स्टॉक 700 हो जाए तो बहुत मोटा पैसा है। इंडिविजुअल रियल एस्टेट स्टॉक्स की स्टोरी बिल्कुल अलग है। और गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए वैसे फ्यूचर्स में है, पर इसको फ्यूचर्स में खड़ा रख पाना सौदा बहुत कठिन होता है। और अब जब इसकी ये एक चाल ऊपर की पूरी हो गई, 1 2 3 4 5 वेव, अब हमें गोदरेज प्रॉपर्टीज भी यहां से लगता है, हाँ गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 1600 का 800 हो जाएगा। ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है और इसको हम एक राउंड डाउन मूव का खा चुके। अब ये वापस माइनर अप ट्रेंड लाइन, लाल लकीर टूटेगी तो हम शॉर्ट करेंगे, नहीं टूटेगी तो छोड़ देंगे। तो ये तीनों बड़े वाले रियल एस्टेट स्टॉक्स जो फ्यूचर्स में और शॉर्ट के लिए। पर आप सनटेक रियल्टी या आपका इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, छोटे वाले स्टॉक्स हम डिलीवरी उठा के बैठेंगे, सामने हेज करने के लिए बड़े स्टॉक्स को बेचेंगे। ओके ठीक है। अच्छा, कोई बैंक्स में कोई स्टॉक आपके रिकमेंडेशन पर या रेडार पर हो इस समय सुशील? मैंने तो सारे बैंक्स की आपको गिनती करवा दी कि कोटक महिंद्रा सबसे सेफ है। बाकी जितनी भी बैंक निफ्टी के स्टॉक्स है वो बिल्कुल लपेट में ले लेंगे हमें। एचडीएफसी में 4-4.5% तक की एक रिबाउंड अब आ सकती, बहुत ओवरसोल्ड हो गया। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर हमने करूर वैश्य बैंक के कैश का स्टॉक है जिसमें 25% की रिबाउंड हम खेल सकते हैं। और जो पीएसयू के जो छोटे वाले बैंक है देखिए, वो आईओबी, यूओबी, सेंट्रल बैंक, जिनको हम लंबे समय से दबोच के बैठे हुए हैं। देखिए बहुत अच्छी गॉसिप है बाजार में, और हो जाए तो अच्छा है, सारे देश के लिए अच्छा है कि इंडियन बॉन्ड्स अगर अब ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस में इंक्लूड हो जाएंगे तो 20 से 30 बिलियन का ओवरनाइट सडन फ्लो किसी भी दिन इंडियन बॉन्ड्स में बनेगा। तो जो पीएसयू बैंक्स जिनके पास लोन बुक को ग्रो करने की मार्केटिंग स्किल्स नहीं थी, ये बहुत बड़े 10 बैगर बने जब 10 साल तक लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़े कि लोगों ने जाके लोन ढूंढे। ये जाके लोन बांट नहीं पाते, इनके पास जाके लेना पड़ता है। और हमारी थीसिस पिछले 1.5 साल से ये सारे अनग्लैमरस पीएसयू बैंक स्टॉक्स में जो वैल्यूएशन गैप है बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये नैरो डाउन होते जाएगा। तो लगातार देखिए बढ़ते जा रहे हैं। और अब इनमें अगर आपने सामने 20-30 बिलियन ये अगर बॉन्ड्स में भी अगर इंडिया में फ्लो आता है, ग्लोबल इंडिसेस में हम इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो छोटे वाले पीएसयू बैंक्स है ये एसएलआर बुक पे ओवर इन्वेस्टेड, इनको पता ही नहीं इतने पैसे कहाँ लगाए, लोन देना नहीं जानते। तो इनको परिस्थितियों के कारण लाभ हो जाएगा। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स परिस्थितियों को उत्पन्न करते थे लाभ के लिए, और यहाँ परिस्थितियां पीएसयू बैंक्स के फेवर में है। तो मैं सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूओबी इनको बेचूंगा ही नहीं। अभी भी मेरे को डबल ट्रिपल होते दिखते हैं यहाँ से। सुशील जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये सारे स्टॉक्स जो आज आपने करीब 15 से 20 स्टॉक्स के लिस्ट हमको दी उस पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए फिर अब इस शो